तुम्हारा हमें तो तुम्हारा पाठ कौन चल रहा है, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। हम कहाँ पहुंच गए, तुम्हारे वृक्क पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? हमारी किडनी कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। ये तो राइट और एक लेफ्ट। अब हमारी किडनी में क्या होते हैं? किडनी के अंदर होते हैं तुम्हारे नेफ्रॉन। कौन होते हैं? नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है वृक्काणु। कौन होता है? और वृक्काणु की संरचना होती है ऐसी, यानी कि प्रत्येक वृक्काणु आपका क्या काम करता है, अर्थात अंग्रेजी में बोलूं तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? हमारे ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। और शुद्ध कैसे होता है? ब्लड का प्रत्येक कण इन नलियों में से होकर जाता है। यानी कि ये भी तुम्हारी सिरा और धमनियों की तरह है। एक में तुम्हारा लाल रंग का यानी कि शुद्ध रक्त बहेगा तुम्हारा, जिसको क्या कहेंगे आप? धमनी। और जिसमें अशुद्ध रक्त होगा जिसको उसकी नली कैसे रहेगी तुम्हारी? नीली। इस तरीके से वो छोटे छोटे क्या होते हैं तुम्हारे नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं। वो भी किसके अंदर? हमारी किडनी के अंदर। किडनी हमारी छोटी छोटी सी सेम का जो बीज होता है ना, सेम के बीज की आकृति जैसी होती है हमारी किडनी। और उनके अंदर कौन होते हैं? नेफ्रॉन, जिनका नाम दूसरा नाम क्या है? वृक्काणु। वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड के एक एक बूंद लेके और एक एक बूंद इस तरीके से नलियों में से घुमा के और शुद्ध करते हैं। बहुत बड़ा काम हो गया ना। अब देखो ये काम होता कैसे, उस बात की डिटेल देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। अब देखो तुम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ये नहीं है किडनी सीधा छान के टॉयलेट बना रही है। वो वाली प्रक्रिया कहां से होती है? यहाँ से, यानी कि ब्लड की एक एक बूंद का भी 100वां हिस्सा इन नलियों से होकर गुजर के क्या होता है? शुद्ध होता है। बिना नेफ्रॉन के, बिना वृक्काणु के हमारा ब्लड शुद्ध नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक अगर कोई इकाई है तो वो नेफ्रॉन या वृक्काणु। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है ना। इसी प्रकार अगर मैं वृक्क की बात करता हूँ, किडनी की बात करता हूँ, तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? हमारी वृक्काणु या नेफ्रॉन होती है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे। देखो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्काणु कहलाती है। बात करते हैं आगे। वृक्काणु को नेफ्रॉन किसमें कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु या नेफ्रॉन के निम्न मुख्य भाग होते हैं, यानी कि इसके भी कई भाग है तुम्हारे। इसके प्रत्येक नेफ्रॉन के भी कई भाग है। उनमें तुम्हारा पहले भाग की बात करता हूं तो पहला भाग होता है तुम्हारा कोशिका गुच्छ। कौन सा होता है? देखो कोशिका गुच्छ तुमको दिख रहा हो तो ये इस तरीके से जो भीतर आपको तीन का दिख रहा है ना गुच्छा, ये क्या होता है? तुम्हारा कोशिका गुच्छ होता है। इसके अगर मैं बात करूं, दूसरा नाम आप ध्यान रख सकते हो, इसका नाम है ग्लामेरुलस। क्या नाम है? ग्लामेरुलस। अगर आप ध्यान नहीं रख पाए कोशिका गुच्छ तो आप क्या ध्यान रखोगे? ग्लामेरुलस। अब बात करते हैं दूसरा होता है हमारा बोमन संपुट। कौन होता है? बोमन संपुट की आपको बात करूं, जो आपका गुच्छ दिख रहा है ना, इस गुच्छ के चारों जो गोल गोल दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। बात ध्यान रख लोगे यहाँ तक। अब तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा होता है हमारा संग्राहक वाहिनी। कौन होता है? संग्राहक वाहिनी। जिस हमारी डंडी में, यानी कि एक तरीके से वाहिनी होती है उसमें नेफ्रॉन की, उस वाहिनी में तुम्हारी क्या लगी होती है? धमनी लगी होती है और सिरा लगी होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? संग्राहक वाहिनी। ये आपको डंडी से दिख रही है ना, इसको बोलते हैं संग्राहक वाहिनी। इससे क्या है? हमारी सिरा और धमनी दोनों लगी होती है। किसकी? नेफ्रॉन की। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगला तुम्हारा पॉइंट होता है, ठीक है, सीधा क्या करते हैं? निस्संदन करते हैं। देखो अब तुम्हारा ब्लड तुम्हारा शुद्ध कैसे होगा? सबसे पहले देखो निस्संदन आपने नाम सुना होगा, यानी कि निथारना या छानना। तुम कभी भी जैसे सपोज करो तुम्हारे जैसे तुमने गेहूं धोए, गेहूं धोने के बाद क्या करते हो? आप निथारते हो उनको, ऐसे चांदी से लेकर पानी नीचे चला जाता है। इस प्रकार तुम्हारा निथारना होता है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो ब्लड है कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतकों की मैंने आपको बात बता रखी है। संयोजी ऊतकन की अगर बात करूं मैं आपसे, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर कौन बने होते हैं? ऊतक बने होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर कौन बने हुए? तुम्हारे संयोजी ऊतक बने हुए। और संयोजी ऊतक कौन? हमारा ब्लड है। कौन है? ब्लड। उसको छानने में ब्लड के अंदर कौन होता है? हमारा प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। प्लाज्मा की बात करूं, प्लाज्मा एक तरीके तुम्हारी प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। उसको भी छानने की प्रक्रिया कौन करता है? तुम्हारा वृक्काणु। बात यहां तक समझ आ रही है? अब चलते हैं आगे। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे कोशिका गुच्छ की। किसकी बात करते हैं? कोशिका गुच्छ की या ग्लामेरुलस की। ग्लामेरुलस क्या काम करता है? देखो भाई ये क्या काम करता है तुम्हारा? जब वृक्क धमनी, अब देखो धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अब बात करते हैं आगे की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, यानी क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन? धमनी करती है। तब जल, लवण, ग्लूकोज
और एमिनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपसे कोई पूछे यानी कि आपके ग्लोमेरुलस में कौन कौन सी अशुद्धियों को छाना जाता है, तो आप नंबर 1 लिखोगे कौन? जल, दूसरा लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानता है? हमारा कोशिका गुच्छा ग्लोमेरुलस। अब वो छान के कहा जाता है? बोमन संपुट में आ जाता है। कहा जाता है? देखो बोमन संपुट की बात करता हूँ, ये तुम्हारा क्या था? ग्लोमेरुलस। इसमें छानने के बाद कहा गया तुम्हारा बोमन संपुट में आ गया। अब बोमन संपुट कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा तुम्हारा बोमन संपुट? दूसरा पॉइंट कहाँ लिखा है मैंने भाई? ये वाला। देखो इससे पहले ये बता देता हूँ, बोमन संपुट में क्या है कि छोटी छोटी नलियां होती है। क्या होती है? छोटी छोटी नलियां होती है। उन नलियों में से होकर ब्लड चलने लग जाता है। अब देखो ब्लड की भी एक बूंद का आप कम से कम 100वां और 200वां और भी 1000वां हिस्सा मान सकते हो। बहुत छोटी बूंद वो कहां से जाएगी? तुम्हारी बोमन संपुट में ऐसे घूमते हुए जाएगी। घूमते घूमते तुम्हारी सबसे पहले कहां जाएगी? तुम्हारी अगर शुद्ध है तो धमनी से होते हुए जाएगी, और धमनी से होते हुए निकलेगी कहां? तुम्हारी सरा की ओर। कहां को निकलेगी? सरा की ओर। फिर वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगी, फिर फिल्टर हो जाएगा ब्लड, फिर घूम के फिर आ जाएगी संग्राहक नली के बाद। फिर इस तरीके से तुम्हारा ब्लड क्या होता रहता है? हमारा शुद्ध। एक बूंद शुद्ध करने को हमारे वृक्काणु को बहुत मेहनत करनी पड़े। तुम लोग ये बात पता ही ना है, बात समझ आ रही है? ये वाली क्रिया कहाँ होती है? इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं? हमारी क्रिया दो प्रकार की रेमे ऐच्छिक और एक रेमे अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया हमारा अग्र मस्तिष्क करे जाते हैं, प्रमस्तिष्क बोले। क्या बोले? प्रमस्तिष्क। और जो अनैच्छिक क्रिया है उनने करे हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हमारे कई आगे तो मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, एक पॉन्स आता है। कौन आता है? पॉन्स। तो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, वो हमारी से बमन हुआ, इस उल्टी वगैरह की स्थिति बनती है ना, इन सारी क्रियाओं को, सांस लेने को, सांस जाने को, इन सारी क्रियाओं को यानी कि तुम्हारे ब्लड को छानने की जो सारी क्रिया कौन निर्देश करता रहता है? हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन करता रहता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। पर जस्ट गुद्दी पे रहे, तभी तो कहते हैं ना कि बच्चे में कभी गुद्दी पे थप्पड़ ना देना चाहिए, क्योंकि गुद्दी पे क्या होती है? हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा। इस बात में ना आपको एक बात और बताई होगी कि हम क्या है कि जो नए बच्चे होते हैं, नए लड़के होते हैं, नई लड़कियां होते हैं 18 साल से कम, उनसे मना करते हैं ना कोई भी मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए। एक हमारी अमेरिका में एक फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एल्कोहलिज्म एंड एब्यूज द्वारा किए गए अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि शराब पीने वाले युवक और युवतियों के मस्तिष्क में स्थित हिप्पोकैम्पस नामक भाग छोटा रह जाता है, जिसका संबंध सीखने की क्षमता से होता है। किससे होता है? सीखने की क्षमता से। अगर आपका हिप्पोकैम्पस ना क्या आया, हिप्पोकैम्पस ना हाइपोथैलेमस अगर आपका छोटा रह गया ना, इसका मतलब आप कम बुद्धिमान रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? कम बुद्धिमान। इसलिए कभी भी 18 साल से कम बच्चे को शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं आगे। अब देखो वर्णात्मक होने का मतलब होता है कि ये वाली जो क्रिया है ना वापस होती है। कैसी होती है? वापस। इसको हम कैसे लिखेंगे? वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे कौन कौन से द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, जल पुनः अवशोषित हो जाते हैं। देखो तुमने एक बात मैंने आपको पहले बताई, यानी कि पहली बात तो हमारा ब्लड कौन शुद्ध कर दियो? इससे पहले हो गया ऑक्सीजन से, हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर विघटन हो गया, CO2 बन गई, CO2 तुम सांस के बाहर निकाल दी। अब वापस उसी ब्लड को क्या किया जा रहा है? फिल्टर किया जा रहा है। अब अगर गलती से उसमें अशुद्धि आ जाती है तो उस काम को कौन करता रहता है? हमारा नेफ्रॉन या वृक्काणु। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब देखो मैं चित्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करता हूँ, ये जो आपको गुच्छा दिख रहा है ये कौन होता है? तुम्हारा कोशिका गुच्छा ग्लोमेरुलस। इसके बाद ब्लड कहा जाएगा तुम्हारा बोमन संपुट में। कहा जाएगा? बोमन संपुट। बोमन संपुट से घूमता हुआ तुम्हारा कहा जाएगा संग्राहक नली में। संग्राहक नली आपको जो दिख रही है बड़ी सी, ये बात दिख रही है संग्राहक नली। और संग्राहक नली से घूमता हुआ फिर वापस कहा जाएगा तुम्हारा तुम्हारे कहाँ पे? वापस कोशिका गुच्छ में। इस तरीके से हमारे खून का क्या होता रहेगा? शुद्धिकरण होता रहेगा। ठीक है भाई? बाकी नेक्स्ट वंदना है साहब।